हेलो गाइस, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स को। ठीक है, टॉपिक पे आते हैं कि जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये कुछ इस प्रकार की आपको सामने दिखाई दे रही होगी कि ये पनडुब्बी बनी हुई है ना? तो ये पनडुब्बी ही है। आपको पता होगा पनडुब्बी जो है पानी के भीतर आक्रमण करने में सक्षम होती है। तो भारत जो है कई सारे पनडुब्बियों डुब्बियों का निर्माण कर रहा है। तो ऐसा ही एक कलवरी श्रेणी जिसे हम बोलते हैं स्कॉर्पियन श्रेणी बोलते हैं। स्कॉर्पियन श्रेणी की है ये। स्कॉर्पियन श्रेणी की पांचवी पनडुब्बी आईएनएस वागीर को 23 जनवरी 2023 को चालू किया जाएगा। तो ये पनडुब्बियां हैं, लगभग ये फ्रांस के सहयोग से बनाई जानी थी, है ना? फ्रांस सहयोग से बनाई जानी थी। और फ्रांस के सहयोग से ये लगभग आपकी 5 पनडुब्बियां बनाई जानी थी। तो ये पांचवी पनडुब्बी यानी अंतिम यानी लास्ट पनडुब्बी है ये। फ्रांस की कंपनी है डीसेन कंपनी। डीसेन कंपनी नाम है उसका। ठीक है, तो डिसेंट कंपनी के साथ ही मुंबई में पड़ता है मझगांव। तो वहाँ पर ये पनडुब्बियाँ बन रही थी। आगे देखते हैं क्या है इसमें। अ, भारतीय नौसेना 23 जनवरी 2023 को पांचवी कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस, इसे पूरा नाम है आईएनएस वागीर को कमीशन करेगी। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। तो ये आपको पता है कि पहले 4 शामिल हो चुकी हैं। चारों का नाम अभी देखेंगे। ये पांचवी पनडुब्बी है। ठीक है, आईएनएस वागीर। इन पनडुब्बियों का निर्माण भारत में मेसर्स नेवल ग्रुप फ्रांस के सहयोग से मझगांव डाक शिप बिल्डिंग लिमिटेड मुंबई द्वारा किया जा रहा है। तो ये पता होना चाहिए आपको कि ये निर्माण कहाँ पर हो रहा है। तो मुंबई में हो रहा है। क्या होता है कि देखिए, ये फ्रांस के सहयोग से बन रही हैं। और फ्रांस के ही सहयोग से हमने क्या मंगाए थे, राफेल मंगाए थे, है ना? मतलब ये बने नहीं है, लेकिन ये फ्रांस में ही बने हैं, लेकिन फ्रांस से हमने राफेल भी मंगाए थे। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि मझगांव डाक शिप बिल्डिंग लिमिटेड कहाँ पर है, तो ये भी मुंबई में है। तो एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं, तो ये आपको ध्यान देना चाहिए कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कलवरी श्रेणी की 4 पनडुब्बियों को भारत नौसेना में पहले ही शामिल किया जा चुका है। अब देखिए, जो पहली पनडुब्बी थी उसका क्या नाम था? उसका नाम था कलवरी नाम था। पहली पनडुब्बी थी उसका नाम कलवरी ही था, आईएनएस कलवरी। जो दूसरी थी उसका नाम था खंडेरी, आईएनएस खंडेरी। ठीक। और जो तीसरी पनडुब्बी थी उसका नाम था आईएनएस करंज नाम था। और जो चौथी पनडुब्बी थी उसका नाम था आईएनएस वेला। ठीक है, आईएनएस वेला को लगभग 2020 में शामिल किया गया था। और जो पांचवी पनडुब्बी है उसका क्या नाम है, आईएनएस वागीर। ठीक। अब देखिए वागीर के बारे में देखते हैं। वागीर भारत के समुद्री हितों को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ाएगा। सतह रोधी, युद्ध पनडुब्बी रोधी, खुफिया जानकारी एकत्र करना, खदान बिछाने, निगरानी मिशन सहित कई सारे मिशन सक्षम है। अब देखिए, जो ये इस बार जो पनडुब्बियाँ बनाई जा रही हैं, इसमें बहुत सारी क्षमताएं हैं। डीजल चलने वाली ये पनडुब्बियाँ हैं, इसमें बहुत क्षमताएं हैं, इसलिए इन पनडुब्बियों में कोई पकड़ भी नहीं पाता है। इसलिए ये भारत पाँच पाँच पनडुब्बियों का निर्माण करवाया है फ्रांस के साथ। अब देखते हैं इसमें हमारा निकल के आता है फ्रांस। तो फ्रांस के बारे में देखते हैं, फ्रांस कहाँ पड़ेगा, क्योंकि देश भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये विश्व का नक्शा आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। अब इतना तो आपको पता होना चाहिए, जो फ्रांस है वो कहाँ पड़ता है, यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, तो इतना मतलब कि इतने भी देश में कहीं ना कहीं फ्रांस पड़ेगा। तो जूम करते हैं, दिखेगा अभी आपको। साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, साफ आता है अभी। अब आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रांस। ये यूरोप में पड़ता है, ये है फ्रांस, है ना? फ्रांस जब आया है तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। फ्रांस जो है यूरोप का काफ़ी बड़ा देश है। और फ्रांस की जो राजधानी है उसका राजधानी क्या नाम है, पेरिस राजधानी नाम है। और ये फैशन की नगरी भी है। फ्रांस के पश्चिम में बिस्कई खाड़ी है। और पूर्व में लायन की खाड़ी पड़ती है। इसके जो सीमा इसकी टच होती है, स्पेन से टच होती है, इटली से, स्विट्ज़रलैंड से, जर्मनी से और ब्रुसेल से। इन इनसे सीमा इसकी टच होती है। ठीक है। और जो फ्रांस है, फ्रांस में आपको पता होगा कि जो शैम्पेन है, यहाँ की जो दारू है वो बहुत फेमस है। और फ्रांस में है, यूरोप में बहुत सारे उत्पाद जो है फ्रांस पूरा यूरोप में फैलाता है, क्योंकि फ्रांस जो है काफ़ी बड़ा सिटी है, काफ़ी बड़ा स्टेट है यहाँ का, यानी देश है। और फ्रांस के जो सिटी है पेरिस, उसे हम ग्रंथल शहरी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे काम वहाँ पर होते हैं। तो इतना आपके बारे में, फ्रांस के बारे में पता होना चाहिए। पिरेनीज पर्वत जो है आपका फ्रांस में ही पड़ता है। ठीक है। और
और जो पेरिस है वो किस नदी किनारे स्थित है? वो सीन नदी किनारे स्थित है। सीन नदी किनारे, ठीक है? इतना आपको लगभग पता होना चाहिए। आगे टॉपिक में आते हैं। आगे देख पा रहे होंगे आप, कुछ मीटिंग के बारे में दिखाई दे रही हैं। तो ये मीटिंग जो हो रही है वो बताया जा रहा है कि 2025 तक पूरा देश डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से कवर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ कैसा टॉपिक निकल के आते हैं। डॉपलर वेदर रडार क्या होता है? पहली बार आपको पता होना चाहिए रडार का फुल फॉर्म क्या होता है ना? ये कई बार बता चुके हैं, रडार है, लेज़र है, मेज़र है ना? और आपका जी और याद नहीं आ रहा। हाँ, तो रडार का फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको। रेडियो डिटेक्टिंग एंड रैंगिंग, ये रडार का फुल फॉर्म होता है। कह रहा है 2025 तक पूरा देश डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से कवर हो जाएगा। तो इसका तात्पर्य क्या है? कहता है केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 15 जनवरी को बताया कि 2025 तक पूरे देश को डॉपलर मौसम रडार नेटवर्क से कवर किया जाएगा। क्या होता है कि हमारे यहाँ अभी डॉपलर मौसम रडार जो है अभी कम लगे हुए हैं, क्योंकि अभी उतना उन्नत टेक्नोलॉजी अपने पास नहीं है। तो 2025 तक कहा गया कि पूरे लग जाएंगे। इससे क्या होगा कि हम मौसम की आगामी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, कहाँ पर वर्षा होनी है, कहाँ पर नहीं होनी, कहाँ पर सूखा पड़ेगा, है ना? ये सब चीज़ें हम कवर कर सकते हैं। कहाँ पर वो आ रहे हैं, चक्रवात आ रहे हैं, तो ये जानकारी हम पहले से लगा सकेंगे और इनका सटीक अनुमान लगाया जा सकेगा। नई दिल्ली में भारत मौसम विज्ञान विभाग के 48वें स्थापना दिवस के अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि इसी क्रम में 2025 तक देश भर में डॉपलर रडार नेटवर्क होगा। देश में डॉपलर रडार की संख्या 2013 में 15 से बढ़कर 2023 तक 37 हो गई है, तो वर्तमान में 37 संख्या है, ठीक है? अब देखिए, एक आपने पढ़ा होगा डॉपलर प्रभाव, है ना? डॉपलर प्रभाव क्या होता है? डॉपलर प्रभाव आपका जब दो वस्तुएं पास आती हैं तो जो ध्वनि होती है उनकी नज़दीक आती हुई समझ में आती है, तो इसे हम बोलते हैं डॉपलर प्रभाव, जिससे हमें पता चलता है कि कोई वस्तु नज़दीक आ रही है या दूर जा रही है। जैसे आप ट्रेन में बैठे हो, अगर कोई सामने से ट्रेन आ रही होगी तो आपको उसकी आवाज़ सुनाई देगी, उसके हॉर्न की आवाज़ वो लगातार बढ़ रही होगी। इसका मतलब है कि वो ट्रेन जो है पास आ रही है। और यही अगर धीमी होती जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि वो ट्रेन क्या है, दूर जा रही है उससे, ठीक? आगे इसे हम बोलते हैं डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव से हम ये भी पता लगाते हैं कि कोई तारा जो है वो दूर जा रहा है या नज़दीक आ रहा है, इससे पता लगाते हैं। कहता है भारत अगले 2 से 3 वर्षों में 25 और रडार स्थापित करेगा, जिससे यह संख्या 62 हो जाएगी। मतलब अगर 2025 तक ये लगा लेंगे, है ना? तो तब भी पूरा नहीं बैठेगा, क्योंकि भारत में कई सारे रडार लगाने भी बाकी हैं। डॉक्टर सिंह ने जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को 4 डॉपलर वेदर रडार सिस्टम की समर्पित किए हैं। जम्मू कश्मीर में 4 लगाए जाएंगे। उन्हें 200 एग्रो ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन भी राष्ट्र को समर्पित किए हैं। इतना सब आपको याद नहीं करना है, बाकी आपको याद रखना है कि कहाँ, मतलब भारत में 2025 तक कितने लगाए जाने हैं, ठीक? इतना भर याद रखिए। और रडार क्या होता है, डॉपलर रडार प्रभाव क्या होता है, रडार इफेक्ट क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक? आगे आते हैं। आगे यहाँ पर आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, ये कुछ ट्रेन का चित्र है ना? ये खिड़की है, खिड़कियाँ हैं ये, और ये भारत गौरव। ट्रेन का नाम है भारत गौरव, ठीक? अब देखते हैं इसके बारे में क्या खास बात है। कहता है भारतीय रेलवे 17 फरवरी को भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन लॉन्च करेगी। तो ये टूरिस्ट की ट्रेन है, टूर करने वालों के लिए है ये। अब देखते हैं इसकी खास बात क्या है। भारतीय रेलवे भारत और नेपाल के विशेष दौर पर 17 फरवरी 2023 को नई दिल्ली से अपनी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन शुरू करेगा। यात्रा कार्यक्रम में अयोध्या और जनकपुर धाम नेपाल में पड़ता है ये, के साथ साथ नंदीग्राम, सीतामढ़ी, वाराणसी और प्रयाग में तीर्थ और विरासत स्थल शामिल होंगे। यानी इन इन स्थानों पर ये ट्रेन घूमकर जाएगी। इस पर्यटक ट्रेन में 4 फर्स्ट एसी कोच होंगे, 2 सेकंड एसी कोच, एक अच्छी तरह से सुसज्जित पेंट्री कार और 2 रेल रेस्तरां शामिल हैं। इसमें 156 पर्यटक सवार हो सकते हैं, यानी 156 लोगों को लेकर ये ट्रेन चल सकती है आगे। इस टूर के दौरान मेहमान करीब 2500 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे। 39,775 रुपये प्रति व्यक्ति की कीमत पर शुरू होने वाली ये ट्रेन 7 दिनों में ऑन इंक्लूसिव
टूर पैकेज वाली होगी और इस कीमत में संबंधित श्रेणी में ट्रेन यात्रा, एसी होटल में रात भर का ठहराव, एक वक्त का भोजन, बसों में घूमना और दर्शनीय स्थलों का भ्रमण, यात्रा बीमा और गाइड लोगों की सेवाएँ शामिल होंगी। मतलब कि काफ़ी अच्छी सुविधा है ना? इतने रुपए में अच्छी काफ़ी सुविधा है, आपको हर एक सुविधा मिल रही है यहाँ पर। तो मौका मिले ज़रूर जाइए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भारत भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कहाँ से लॉन्च होगी? दिल्ली से चलेगी, है ना? और इन स्थलों को घुमाएगी, नेपाल तक जाएगी और ये लॉन्च हो चुकी है, आप जा सकते हैं इसमें। तो ट्रेन का नाम आपको याद रखना चाहिए। आते हैं आगे अगले टॉपिक पे। अब ये चित्र आप देख कर समझ नहीं पा रहे होंगे कुछ, है ना? क्योंकि कुछ लटका हुआ समझ में आ रहा है, भारत का चिन्ह बना हुआ है, भारत का अ, चिन्ह बना हुआ है और कुछ ऐसा तो समझ में नहीं आ रहा होगा। अब देखते हैं क्या है ये। इसमें क्या है कि समुद्र तो दिखाई दे रहा होगा आपको। ये क्या है समुद्रयान मिशन है। भारत एक समुद्रयान मिशन पर काम कर रहा है, के तहत मत्स्य 6000 में भारत 3 लोगों को समुद्र के तल से 6000 मीटर नीचे भेजने की योजना बना रहा है। यानी समुद्र लेवल के 6000 मीटर नीचे तक। समुद्र की जो औसतन डेप्थ होती है वो लगभग 4500 मीटर होती है। ठीक? अब कहीं-कहीं गहराई भी अधिक होती है ना? तो जहाँ भी भेजेगा वहाँ की गहराई जो होगी 6000 मीटर डेप्थ होगी। वहाँ पर जो भारत गवर्नमेंट है वो 3 लोगों को इतनी गहराई पर भेजने की योजना बना रही है। कह पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 12 जनवरी 2023 को जानकारी दी कि समुद्रयान मिशन के तहत मत्स्य 6000 में भारत 3 लोगों को समुद्री तल में 6000 मीटर नीचे भेजेगा। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है। ये ऐसे मिशन जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। भले वो अंतरिक्ष वाले हों, है ना? या समुद्र वाले हों या चाँद वाले हों या किसी अन्य सैटेलाइट वाले हों, कोई भी हों, ये इम्पोर्टेंट होते हैं। अधिक कह रहा है भारत समुद्रयान मिशन के तहत खनिजों जैसे संसाधनों की खोज के लिए समुद्र तल से 6000 मीटर की गहराई तक 3 व्यक्तियों की एक टीम भेजने की योजना बना रहा है। मिशन जिसके अगले 3 वर्षों में पूरा होने की उम्मीद है, मत्स्य 6000 नामक एक वाहन का उपयोग करेगा। तो ये मत्स्य 6000 नामक एक क्या है वाहन है, ये वाहन है, ठीक है? और समुद्रयान मिशन ये मिशन का नाम है। ये सब याद रखिएगा, समुद्रयान मिशन है, मत्स्य 6000 ये वाहन है जिस वाहन से ये लोग जाएँगे, ठीक है? वाहन का प्रयोग करेगा। वाहन को चेन्नई में राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया जा रहा है और इसमें समान परिस्थितियों में 12 घंटे और मानव सुरक्षा के लिए आपातकालीन स्थितियों में 96 घंटे तक काम करने की क्षमता है। यानी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अम नीचे गए, अब कुछ असुविधा हो गई, नहीं वो रह पा रहे हैं, है ना? तो लगभग ये 12 घंटे तक सुरक्षित रहेंगे और 96 घंटे तक उनमें काम करने की क्षमता रहेगी, यानी कि वहाँ पर उतना खाना-पीना, रहना, खाना, सोना-पीना हर एक की व्यवस्था होगी, है ना? यानी ये स्थितियाँ इसमें बनाई जा रही हैं। आगे कह रहा है भारत सरकार ने डीप ओशन मिशन देखिए भारत के जो डीप ओशन मिशन है, इसी के तहत ये डीप ओशन मिशन भारत कई सालों से चला आ रहा है। भारत सरकार ने डीप ओशन मिशन के लिए 5 वर्षों के दौरान 4000 करोड़ रुपए से अधिक बजट का आवंटन किया है। डीप ओशन मिशन में क्या है भारत जो है समुद्र के अंदर जो मिनरल्स हैं या सेव हुए हैं, किसी अन्य रूप में सेव हैं, तो उन सब के बारे में खोज करता है डीप ओशन मिशन के तहत, ठीक है? और डीप ओशन मिशन के तहत बंगाली खाड़ी है, अरब सागर की खाड़ी यहाँ पर भारत जो है रिसर्च करता रहता है। भारत के पास 7000 किलोमीटर की तटरेखा 7000 से ज़्यादा भी है ना? 7500 किलोमीटर लगभग पूरी सी रेखा है और 1382 द्वीपों के साथ एक अद्वितीय समुद्री स्थान भी है। यह मिशन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन होगा और हो सकता है कुछ ना कुछ नई चीज़ मिल जाए तो भारत के लिए ऊर्जा के स्रोत भी आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा हो जम्मू कश्मीर में यूरेनियम मिला है ना? तो ऐसे भारत खोजता रहता है, भले अभी उनका यूज़ ना कर पाए लेकिन भविष्य में तो कभी ना कभी होगा ही। आगे कहता है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है और ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है। इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन कर रहे हैं, यानी कर चुके होंगे क्योंकि जनवरी की है ये। 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2000 समिट 11 जनवरी से इंदौर में शुरू हो रही है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है कहाँ पर प्रारंभ हुई? तो इंदौर में प्रारंभ हुई। ये उसका एमपी का शहर है। प्रधानमंत्री मोदी शिखर सम्मेलन का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे।
वर्चुअली मतलब होता है आभासी रूप से, ये कहीं जाएँगे नहीं, अपने ही ऑफ़िस से टीवी के माध्यम से जब कोई सम्मेलन का उद्घाटन कर किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं वर्चुअली या आभासी, ठीक है? उद्घाटन सत्र में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। अब देखिए सूरीनाम इम्पोर्टेंट है आपका। सूरीनाम के राष्ट्रपति कौन है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली भी शामिल हैं। अब आपके लिए सूरीनाम और गुयाना, ये दो आपके शामिल हो गए, देश मिल गए आपको। अभी इनको देखेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की थीम मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य, ये इसकी थीम है। बस आपको इतना देखना है, इसके बाद और कुछ नहीं देखना है आपको। अब यहाँ पर ये देखना है कि जो सूरीनाम है और गुयाना कहाँ पड़ेंगे। तो आते हैं वर्ल्ड मैप में। ये आपके सामने वर्ल्ड मैप दिखाई दे रहा होगा, है ना? अब जो नॉ साउथ अमेरिका है, जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में पड़ेगा आपका यहाँ पर गुयाना और सूरीनाम। इसको ज़ूम करते हैं तब देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये है हमारा साउथ अमेरिका, ठीक है? अब साउथ अमेरिका में ये है हमारा गुयाना, ठीक? ये गुयाना। गुयाना की जो राजधानी है वो है जॉर्ज टाउन और ये है सूरीनाम। दोनों अगल-बगल के ही राष्ट्रपति आए हैं, ठीक? सूरीनाम, सूरीनाम क्या है? परामर्श। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके, ये देश कहाँ पड़ते हैं, ठीक है? अब देखिए दोनों देश बगल-बगल में हैं जस्ट। और यहीं कहीं पर आपका जो कैलासा दे इक्वाडोर के पास कैलासा देश था, अभी हाल ही में चर्चा में रहा है ना? कि नया देश बसा लिया है। तो वो आप अलग बात है, वो भी करंट का विषय है लेकिन। तो यहाँ पर जो गुयाना और सूरीनाम है, ये देशों की राजधानी पता होनी चाहिए आपको। कौन से महासागर की सीमा टच होती है, कौन-कौन से देश से टच होती है? तो वेनेजुएला है, ब्राज़ील है, फ्रेंच गुयाना है। ये फ्रेंच गुयाना फ्रांस के अंडर में आता है, ठीक है? और ये जो गुयाना है ये अलग है, ठीक? हाँ, तो दोनों देशों आपने देखा होगा, मैप में ज़रूर देखें, अपने पास एटलस रखें, वहाँ पर ज़रूर देखें क्या है, कोई नदी तो इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई झील तो इम्पोर्टेंट नहीं है। हालाँकि कोई है नहीं, अगर होती तो मैं बता देता आपको। लेकिन इतना आप ज़रूर देखें मैप में, कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है। और राजधानी जो है, राजधानी ज़रूर इसकी याद कर लिया करें, ठीक है? आगे आते हैं। हाँ, ये राज्यपाल हैं, इनका नाम केसीनाथ त्रिपाठी था। तो ये देखेंगे इनकी हाल ही में निधन हो गया है। पूर्व राज्यपाल केसीनाथ त्रिपाठी का 88 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो यहाँ सर आप यहाँ पे आपको इनका नाम पता होना चाहिए और ये किस पद पे थे? तो राज्यपाल पे। अब यहाँ से निकल के आता है आपके लिए पूरा राज्यपाल का पद, है ना? तो राज्यपाल का जो पद है पूरा इसको पढ़िए। राज्यपाल राज्य में एक होता है ना? कौन से अनुच्छेद में आता है? क्या काम होते हैं इसके, है ना? किस अनुच्छेद के तहत नियुक्ति होती है, नियुक्ति कौन करता है? इन सब के बारे में ये पूरा आपका आज का होमवर्क है और इसे आप ज़रूर करिए। ऐसे एक-एक टॉपिक कवर करेंगे तो बहुत बार रिवीज़न होता जाता है, ठीक है? इसमें बस इतना ही आपको इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। देख लेते हैं किस राज्य के राज्यपाल थे ये। यहाँ पर दिया उन्होंने जुलाई 2014 से जुलाई 19 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। उनके पास बिहार, मेघालय, मिजोरम के राज्यपाल के रूप में छोटे-छोटे कार्यकाल के लिए अतिरिक्त प्रभार था। मतलब कई राज्यों के राज्यपाल रह चुके थे, तो ये आपसे नहीं पूछेगा आप किस राज्य के राज्यपाल थे। वह 3 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। मतलब कई सारे इन्होंने पद के संभाले और ये बीजेपी से संबंधित थे। आगे आते हैं। मंत्री जी हैं ये। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मेघालय में 3 दिवसीय पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया। तो ये पूछ सकता है कृषि कुंभ का उद्घाटन पूर्वोत्तर किस राज्य में किया गया? तो मेघालय में किया गया। मेघालय को देखते हैं कहाँ पर पड़ेगा मैप में। तो ये आप देख पा रहे होंगे, दिखाई दे रहा होगा आपको। हाँ, तो मेघालय दिख गया। मेघालय ये है ना? मेघालय ये। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग। मेघालय में इंपॉर्टेंट क्या-क्या है? मेघालय में इंपॉर्टेंट आपकी गारो खासी जयंतिया पहाड़ी। मेघालय में चेरापूंजी स्थान पड़ता है जहाँ पर सबसे विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। चेरापूंजी में होती है। इसके बाद यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं 3 गारो, खासी, जयंतिया, ये कुछ चूल्हे टाइप की बनी हुई हैं। तो यहाँ पर जो मानसून आता है यहाँ से यहाँ फँस जाता है और सालों साल भर वर्षा करता रहता है। मेघालय में इतना ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर जो गारो खासी जयंतियाँ हैं, ये यहाँ की जनजातियाँ भी हैं, पहाड़ियाँ भी हैं, ठीक है? स्थान के नाम भी हैं, तो कई सारी चीज़ें बिलॉन्ग करती हैं, ठीक है? इतना इम्पोर्टेंट है मेघालय में। और यहाँ की जो राजधानी है वो भी याद करिए। आगे आते हैं। कहता है इंडिया बिकम्स द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट। यानी इंडिया जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा
ऑटो मार्केट बन गया है। पहले में है आपका मेनलैंड चाइना, दूसरे में अमेरिका है, और तीसरे में भारत है, और चौथे में जापान है। यानी जापान को पछाड़ के तीसरे नंबर पर भारत आया है ना। उसके बाद फिर जर्मनी है। अब देखते हैं क्या है रिपोर्ट। भारत जापान को पछाड़कर विश्व स्तर पर तीसरे तीसरे सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। निक्केई एशिया के नवीनतम उद्योग आंकड़ों के मुताबिक भारत पहली बार जापान को पीछे छोड़कर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। तो बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, कितनी बनाई कितनी बिकी वो सब आपसे लेना देना नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि भारत जो है ऑटो मार्केट में तीसरे नंबर पर है। ठीक है, ऑटो मार्केट में तीसरे नंबर पर भारत आ गया, और किसको पछाड़ के? जापान में पछाड़ के। जापान हमारे लिए इम्पोर्टेंट आता है, तो जापान देख लेते हैं कहाँ पर पड़ेगा। जो जापान है ये विश्व का मैप दिखाई दे रहा होगा आपको। तो विश्व के मैप में जापान यहाँ पड़ता है, ये है जापान। ठीक है, जापान के 4 बड़े बड़े द्वीप हैं। कौन कौन से हैं? उत्तर से दक्षिण क्रम में आते हैं। सबसे पहला आपका आता है ये हैकोडा है, सबसे बड़ा जो होंसू है, फिर शिकोकू छोटा सा, फिर सबसे लास्ट में पड़ता है क्यूसू। अब इसको जूम करके देखते हैं। अब देखिए जापान आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है जापान का हैकोडा द्वीप, ये हैकोडा द्वीप है। ठीक, ये है सबसे बड़ा जापान का होंसू द्वीप। ये सबसे बड़ा होंसू द्वीप है। होंसू द्वीप में ही यहाँ की राजधानी जो है टोक्यो स्थित है, योकोहामा, यामाहा, और यहाँ पर ये स्थित है शहर है ये। इसके बाद हैकोडा, होंसू, फिर ये है छोटा सा द्वीप सिकोकू, और ये पे छोटा सा द्वीप है क्यूशू। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो द्वीप है होंसू द्वीप है, सबसे बड़ा होंसू द्वीप है, और सबसे छोटा जो है सिकोकू, ये जो बना हुआ ये सबसे छोटा सिकोकू द्वीप है। ठीक, जापान में एक ज्वालामुखी है, उसका नाम आप मुझे बताइए, क्या नाम है ज्वालामुखी का नाम? है ना। और जापान का जो सबसे बड़ा मैदान है क्वांटो मैदान, वो भी आपका जापान के होंसू द्वीप में स्थित है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, है ना। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर आगे टॉपिक को हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो काम करिए, होमवर्क जितना दिया गया है वो करते जाइए, जिससे क्या होगा, आपका जो सिलेबस है वो भी कवर होगा, बहुत सारे टॉपिक्स भी कवर होंगे, और नई नई चीज़ें भी आपको मिलती जाएंगी। तो जो होमवर्क दिया जाता है उसी से मोस्टली क्वेश्चन पूछते भी जाते हैं, क्योंकि वो हम पढ़ा भी चुके हैं और वो आपको मिलता भी जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।